अनिलो क्लासेस में आपका स्वागत है। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे आप। चलिए आज आपके लिए मैं नया लेक्चर लेके आया हूँ सीआरपीसी द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1974। इसके जो एआईबी के 10 इयर्स के प्रीवियस क्वेश्चंस का मैंने एनालिसिस करके कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं, किस सेक्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कहाँ कहाँ से एआईबी में क्वेश्चन 10 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एनालाइज करके मैंने इस वीडियो को मैं बना रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि एआईबी से रिलेटेड मैं वीडियो बना रहा हूँ जो आपको टोटल सब्जेक्ट्स का मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस का एनालिसिस करके बताऊंगा कि आपको कौन कौन से सेक्शन पढ़ लेने, कौन कौन केस लॉ पढ़ लेने जो आपको एआईबी एग्ज़ाम देने में हेल्पफुल होगा। और जो मैं सेक्शंस आर्टिकल्स वगैरह मैं आपको बताऊंगा आप अपनी बैरेक्ट में टिक कर लीजिए। यकीन मानिए कि क्वेश्चन वहाँ से पूछा जाएगा, क्योंकि 10 साल का क्वेश्चन मैं एनालिसिस करके आपको ये वीडियो में बना रहा हूँ। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि आपके नए नए वीडियो आपको मिल सके। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अगर नहीं देखा है AIB 18 के स्पेशल क्लास को, तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख लीजिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप टेलीग्राम चैनल को ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से ज्वाइन कर लेना, ताकि नए नए अपडेट्स आपको मिल सके। चलिए आज के वीडियो में मैं आपको CRPC के इम्पोर्टेंस 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सेक्शन आपको पढ़ लेने हैं, कौन कौन सेक्शंस को आपको अपने बैरेक्ट में टिक कर लेने, वहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे पूछे गए। तो सबसे पहले आप कोई भी एक्ट पढ़े ना, तो उस एक्ट का इंट्रोडक्शन पार्ट आपको बहुत ज़रूरी है जानना। इंट्रोडक्शन पार्ट का मतलब वो एक्ट आया कब, उस एक्ट में कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर है, कहाँ एप्लीकेबल होता है, ये इंट्रोडक्शन पार्ट है। चलिए ब्रीफली मैं बता देता हूँ आपको CRPC के बारे में कि CRPC में अगर कभी कभी आपको क्वेश्चन पूछ ले कि कितने क्वेश्चंस है, तो 484 आपको याद होना चाहिए। अगर चैप्टर पूछ ले तो 37 चैप्टर है। अगर ये पूछे कि ये एक्ट कब लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। और ये एक्ट कहाँ कहाँ एप्लीकेबल नहीं होता, तो आपको स्टेट ऑफ नागालैंड और ट्राइबल्स एरिया में ये एप्लीकेबल नहीं होता। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट हुआ। तो यहाँ से आपको पता होना चाहिए इंट्रोडक्शन पार्ट की क्या क्या सेक्शंस है, कितने चैप्टर्स हैं। ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पे पूछे जाते हैं जनरली, ठीक है। और दूसरा पॉइंट देख लीजिए आप, क्या आपको समझ लेना है, लैंडमार्क जजमेंट। CRPC में जितने भी लैंडमार्क जजमेंट्स होंगे ना, आप उनको पढ़ लेना, वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। क्यों? जैसे लैंडमार्क केसेस में आप समझ लो, जैसे मेंटेनेंस के केस CRPC के सेक्शन 125 में आप देख लो, मोहम्मद अहमद खान वर्सेस सावनू का केस, ये मेंटेनेंस से रिलेटेड केस है, तो ये लैंडमार्क जजमेंट्स है, ये भी आपको याद होना चाहिए। दूसरा केस क्या है, सज्जन कुमार वर्सेस क्या बोलते हैं CBI, ये सेक्शन 227 से रिलेटेड केस है, ये लैंडमार्क जजमेंट है। तीसरा केस क्या है, जैसे रिचपाल खारा वर्सेस स्टेट, क्या बोलते हैं कि ये 2015 का केस है रिचपाल खारा का, ये सेक्शन 53A से रिलेटेड केस है। तो ये सारे इस टाइप के जो लैंडमार्क जजमेंट है CRPC में, वो आपको पता होना चाहिए। तो लैंडमार्क जजमेंट का आप एक कलेक्शन कर लो, आप किस सेक्शन से रिलेटेड है उस केस के नीचे आप क्या करो, सेक्शन को मेंशन कर दो और अपने बैरेक्ट में आप क्या करो, टिक कर लो, तो वहाँ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको ये याद रहे कि जब AIB का एग्ज़ाम देने जाओ तो विदाउट नोट्स वाले बैरेक्ट आपको लेके जाने, जो अलाउ है। जो विथ नोट्स वाले बैरेक्ट होंगे वो आपको अलाउ नहीं है। क्लियर है? ये दूसरा पॉइंट मैंने बता दिया। ये सारे पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ आपको 10 साल का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का CRPC का आपको एनालाइज करके मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आपको मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन बता दूँ कि ये क्वेश्चन पूछा है तो कुछ समझ में उतना नहीं आएगा, लेकिन 10 साल के क्वेश्चन को बताना एक वीडियो में बहुत मुश्किल है। लेकिन 10 साल के क्वेश्चन में क्या क्या पूछे गए, क्या क्या क्वेश्चन रिपीट बार बार हुआ, उस चीज़ को बता देना ज़्यादा बेटर होगा। तो मैंने समझा कि इस टाइप से वीडियो बनाना बेस्ट है आप लोगों के लिए। तो तीसरा देख लेते हैं, डेफिनेशन क्लाउज। डेफिनेशन क्लाउज CRPC में सेक्शन 2 जब आप देखेंगे तो आपको डेफिनेशन क्लाउज देखने को मिलेगा। जैसे आप देखें तो पहला क्या है, आप देख लीजिए, जैसे बेलेबल, क्या क्या इंपॉर्टेंस है वो आपको मैं बता दे रहा हूँ। डेफिनेशन क्लाउज को तो आप टिक कर लो, ये डेफिनेशन क्लाउज आपको याद होने चाहिए। क्लियर है? अगर डेफिनेशन क्लाउज से आपको पूछ रहा है, जैसे आपको दिख जाए क्वेश्चन में सेक्शन 2 सबसेक्शन A सबसेक्शन B सबसेक्शन C, तो आपको समझ जाना चाहिए कि ये क्वेश्चन डेफिनेशन क्लाउज से पूछा है। ये बैरेक्ट के आपको फर्स्ट पेज में ही मिल जाएगा, जो सेक्शन फर्स्ट जो शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड बताता है उसके जस्ट नीचे। तो आपको क्या क्या इंपॉर्टेंस हो जाएंगे इसमें, आप देख लो, बेलेबल ऑफेंस हुआ, चार्ज हुआ, कंप्लेंट, और क्या बोलते हैं कि इंक्वायरी, क्या बोलते हैं इन्वेस्टिगेशन, क्या बोलते हैं कि
और दूसरा क्या इसमें एक इम्पोर्टेंट हो सकता है, प्लीडर्स, समन्स केस, वारंट केस, ये जितने भी मैंने बताया ना आपको सारे ये इंपॉर्टेंट है। तो आप डिफिनेशन क्लास को क्या करो, डायरेक्ट में अपटिक कर लो। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 10 साल के प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिला है। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं आप सेक्शन में चलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन और क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्रिमिनल कोड्स। आप स्टार्ट करते हैं, हम जैसे देखते हैं सेक्शन 6 से। सेक्शन 6 जब आप डायरेक्ट में देखेंगे सीआरपीसी में तो आपको देखने को मिलेगा क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड। ठीक है, अगर आपको पूछ ले सेक्शन 6 से हालांकि क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने देखा है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, आपको पूछ ले कि क्लासेस ऑफ क्रिमिनल कोड कहाँ डिफाइंड है सीआरपीसी में, तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 6 में है। और क्या बोलते हैं, आपको पूछ ले कि कितने तरह के कोड वहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल कोड में दिया गया है, तो आप तो देख लो कोर्ट ऑफ सेशन है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है, क्या बोलते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है, और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का कोर्ट है। तो ये सारे चीज़ आपको याद होना चाहिए। दूसरा सेक्शन कौन इंपॉर्टेंट है इसमें है सेक्शन 9। सेक्शन 6 को आप टिक कर लो, सेक्शन 9 को देख लो आप, जिसमें कोर्ट ऑफ सेशन की बात करते हैं। क्लियर, कोर्ट ऑफ सेशन जो क्या बोलते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या बोलते हैं सेशन कोर्ट होता है, वहाँ के जज सेशन जज होते हैं और एडिशनल सेशन जज होते हैं। सेशन जज को पावर क्या होता है पनिशमेंट देने का, क्या बोलते हैं कि वो कि लाइफ इम्प्रिजमेंट तक दे सकते हैं, लेकिन अगर वो डेथ पनिशमेंट देंगे तो सीआरपीसी के 366 सेक्शन के अंतर्गत उसको हाई कोर्ट से प्रायर परमिशन लेना पड़ेगा। तो सेक्शन 9 भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को आप टिक कर लो डायरेक्ट में। क्लियर है। अगर आपको कोर्ट ऑफ सेशन दिख जाए, ठीक है, तो आपको याद होना चाहिए कि सेक्शन 6 में कोर्ट ऑफ सेशन दिया गया है। क्लियर है। दूसरा सेक्शन आ जाओ, सेक्शन 9 यहाँ देख लेते हैं। सेक्शन 9 में क्या है, कोर्ट ऑफ सेशन बता दिया। सेक्शन 11 देख लेते हैं। जब आप सेक्शन 11 देखने जाएंगे तो कोड ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, कोड ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है। नेक्स्ट सेक्शन क्या है इसका, सेक्शन 11। सेक्शन 12, सेक्शन 12 में क्या है देखते हैं आगे, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट एंड एडिशनल चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, जो सीजीएम बोलते हैं ना, सीजीएम और एसीजीएम, तो ये आपको सेक्शन क्या बोलते हैं कि 12 में देखने को मिल जाएगा। और तीसरा सेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 13, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो स्पेशल जुडिशियल। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 13 जो स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट की बात करते हैं। जैसे आपको पूछ ले कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट सीआरपीसी में कहाँ दिया गया है, तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 13 में है। और आपको ये भी याद होना चाहिए कि स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट का जो होगा उसको कौन अपॉइंट कर सकता है, तो क्या बोलते हैं कि हाई कोर्ट के द्वारा और सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से उसका क्या होगा, परमिशन लिया जाएगा। उसके बाद क्या कर सकता है, उसको स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट को अपॉइंट किया जा सकता है। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट सेक्शन 20। सेक्शन 20 देख लेते हैं। सेक्शन 20 में इंपॉर्टेंट क्या है, जो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कौन होता है, जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होता है, जो कौन होते हैं, डीएम होते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होते हैं वो एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते हैं। तो सेक्शन 20 ये भी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 21 देखते हैं, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट किसकी बात करता है, स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप टिक लगा सकते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 24। सेक्शन 24 में क्या है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जिसको हम लोग पीपी कहते हैं ना, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो गवर्नमेंट्स के क्रिमिनल साइड से जो गवर्नमेंट एडवोकेट होते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो सेक्शन 24 में इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को भी आप टिक कर सकते हैं डायरेक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 25। सेक्शन 25 में क्या है, असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर, इससे पहले पढ़ा था मैंने पीपी पब्लिक प्रोसिक्यूटर, उसके जो असिस्टेंट होंगे वो असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर सेक्शन 25 में है। क्लियर। और सेक्शन 25A क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन। ठीक है, ये स्टेट गवर्नमेंट है वो इस्टेब्लिश कर सकती है, उसके हाथ में है। अगर आपको पूछा जाए कि डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन किसके द्वारा इस्टेब्लिश किया जाएगा, तो आपको याद होना चाहिए स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। देखिए कभी कभी सेक्शन डायरेक्ट पूछ लेते हैं, कभी कभी सेक्शन के अंदर की चीज़ भी पूछ लेते हैं, तो कुछ कीवर्ड को आप टिक करके रखो ताकि आपको याद रहे। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 26 में, जो पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है। सेक्शन 26 में पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है। ठीक है, कोर्ट क्या बोलते हैं कि हाँ, पावर ऑफ कोर्ट की बात करता है। सेक्शन 26 अगर देखेंगे, कोर्ट्स बाय विच ऑफेंस आर ट्राइबल, मतलब बताया गया कि किस ऑफेंस के द्वारा कौन कोर्ट्स में कौन कौन मामला जाएगा, वो उसमें बता दिया गया है। क्लियर है। सेक्शन 26 जब आप देखेंगे तो ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर ले।
जुडिक्शन की बात करता है। किस केस में? जुवेनाइल, जो बच्चे के केस का मामला होता है ना, उसको किसको जुडिक्शन होगा? तो ये सीजीएम के पास पावर होता है, ये याद रखिएगा आप। अगर पूछ ले कि जुडिक्शन ऑफ जो क्या बोलते हैं इनके सब जुवेनाइल कि किसका क्षेत्राधिकार है, तो आपको याद होना चाहिए कि सीजीएम का क्षेत्राधिकार है। और किस सेक्शन में? सेक्शन 27 में। तो इसको भी टिक करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 28। ठीक है, नेक्स्ट 28 में क्या है? सेंटेंस विच हाई कोर्ट एंड सेशन कोर्ट जज में पास। कहता है कि वह सजा जो हाई कोर्ट के द्वारा और सेंटेंस को क्या बोलते हैं सेशन कोर्ट के द्वारा पास किया जाएगा। ठीक है, तो सेक्शन 28 में किसको पावर दे रहा है? सेंटेंस का। सेंटेंस मतलब उसको क्या बोलते हैं कि इम्प्रिजमेंट देना। तो सेंटेंस या तो हाई कोर्ट या सेशन कोर्ट की बात कर रहा है। क्लियर है? तो ये याद रखना। नेक्स्ट देखते हैं 29 में देखिए कि सेंटेंस विच में मजिस्ट्रेट में पास। कहता है कि जो मजिस्ट्रेट होंगे वो सेंटेंस पास कर सकते, चाहे कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो, उसके पास कितना पावर है सेंटेंस का। तो सीजीएम के पास बात करें अगर सेंटेंस की, तो उसको 7 साल का सज़ा देने का अधिकार है, याद रखिएगा। क्लियर? और क्या बोलते हैं ये मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास के पास कितना है? 3 साल का है। और क्या बोलते हैं कि 10,000 तक का है। और क्या बोलते हैं मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पास कितना है? 1 साल का और 5,000 तक का फाइन का ये सजा। तो ये याद रखना चाहिए पावर ऑफ कोर्ट्स। अगर क्रिमिनल कोर्ट की अगर हम क्षेत्राधिकार की बात करें, तो जो पनिशमेंट्स के जो पावर होते हैं ना, वो उसका जुडिक्शन होता है। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं, अब आते हैं सेक्शन 41 में। जब सेक्शन 41 जब देखने जाएंगे आप, तो आपको अरेस्ट ऑफ पर्सन की बात करेगा। तो सेक्शन 41 में जो क्या कहते हैं कि व्हेन पुलिस में अरेस्ट विदाउट वारंट, कब पुलिस ऑफिसर किसी व्यक्ति को विदाउट वारंट अरेस्ट कर लेगा, ये सेक्शन 41 है। अगर यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछा गया तो आप इसको टिक कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। क्लियर है? कभी कभी क्या होता है चैप्टर पूछ लेता है कि किस चैप्टर में है अरेस्ट ऑफ पर्सन के बारे में बात किया, तो आपको चैप्टर भी याद होना चाहिए, चैप्टर 5 में है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन 41D। ये 41D जो है अमेंडमेंट होकर जुड़ा हुआ है, ये याद रखिएगा। अरेस्ट ऑफ पर्सन जो है ना 41 से 41D तक आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, 41 में है नोटिस अपेरेंस बिफोर पुलिस ऑफिसर। किसी व्यक्ति को नोटिस कर दिया गया कि आप पे संदेह है, आप पे ऐसा मामला, आपका कंप्लेंट आया है कि आप आओ हमारे सामने, आप बताओ कि ऐसा ऐसा मामला क्यों है, कि वाकई में क्या आपने गलत किया है। तो पुलिस उसको बाय नोटिस भी बुला सकती है। ठीक है, तो वो किस में है? सेक्शन 41A। लेकिन हम 41D तक की बात करते हैं। 41 ठीक है सेक्शन, 41A to D ये सेक्शंस इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? और क्या बोलते हैं 41B भी देख लीजिएगा। 41C देखिएगा, कंट्रोल रूम की बात करता है कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में कंट्रोल रूम बनाया जाएगा, पुलिस कंट्रोल रूम। अगर डी देखें तो राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज ऑन चॉइस ड्यूरिंग इंट्रोगेशन, कि अरेस्टेड पर्सन की राइट की बात करता है कि उसको अपने वकील से मिलने का अधिकार है। तो ये भी सेक्शन आपको याद रखना है। सेक्शन 43 देख लीजिए, अरेस्ट बाय ए प्राइवेट पर्सन। अगर आप पूछ ले कि किस सेक्शन के अंतर्गत प्राइवेट पर्सन को अधिकार दिया गया कि वो व्यक्ति को अरेस्ट कर सकता है, ठीक है, तो सेक्शन 43 आपको याद होना चाहिए। 43 सेक्शन को भी आप टिक करें, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं 44। 44 में क्या बताता है? अरेस्ट बाय मजिस्ट्रेट, कि किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट के द्वारा अरेस्ट किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 46। सेक्शन 46 में क्या है? अरेस्ट हाउ मेड, किसी व्यक्ति को अरेस्ट करेंगे तो किस प्रक्रिया से करेंगे, उस सेक्शन को सेक्शन 46 में ये बताया गया। तो इसको भी टिक कर लो, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट देखते हैं 51। 50 में क्या बताया गया है कि पर्सन अरेस्टेड टू बी इन्फॉर्म ऑफ ग्राउंड ऑफ अरेस्ट एंड ऑफ राइट ऑफ बेल। किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर रहे हैं तो उसका अधिकार है कि किस मामला में उसको अरेस्ट कर रहे हैं, और उसका बेल का राइट है वो भी बताना पड़ेगा। ये 50 में बताया गया। ठीक है, 51A देख लेते हैं। 50 क्या बोलते हैं कि 50A देख लेते हैं। 50A भी अमेंडमेंट से जुड़ा है। ये भी क्वेश्चन, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, हालांकि उतना कोई खास नहीं है। 51 आप देख लो, सर्च ऑफ अरेस्टेड पर्सन, किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया जाएगा तो उसका सर्च किया जाएगा। सेक्शन 51 के अंतर्गत ये बताया गया। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 53। सेक्शन 53 में क्या कहता है? एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ द पुलिस ऑफिसर। ठीक है, किसी व्यक्ति को पुलिस ऑफिसर अगर गिरफ्तार करके ले गया तो वो उस पर क्या करेगा? उसका एग्जामिन करवाएगा, मेडिकल ऑफिसर के पास लेके जाएगा, किसके द्वारा अगर पुलिस ऑफिसर रिक्वेस्ट करेगा तो उसका क्या किया जाएगा? मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। क्लियर है? जो सेक्शन 53 में बताता है। नेक्स्ट देखते हैं 53A। 53 क्या है? एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज ऑफ रेप बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर। कहता है कि
उस व्यक्ति का एग्जामिनेशन की बात हो रही है बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर जिसका रेप हो चुका है। तो इस मामला में सेक्शन 53A से भी क्वेश्चन पूछा गया है, ये याद रखिएगा। आप नेक्स्ट देखते हैं 55A। ये क्या बोलता है? हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्टेड पर्सन। 55A बोलता है कि किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया ना, उसके हेल्थ एंड सेफ्टी से रिलेटेड राइट की बात करता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, आप इसको भी टिक कर लीजिए अपने प्यारे एक्ट में। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 57 क्या बोलता है? पर्सन अरेस्टेड नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर्स। किसी व्यक्ति को पुलिस न 24 घंटा से ज़्यादा अरेस्ट करके डिटेन करके नहीं रख सकती। 24 घंटा के बाद उसको क्या करना होगा? 24 घंटा के अंतर्गत उसको मजिस्ट्रेट के पास ले जा करके पहुंचा देना है। ठीक है, 24 घंटा से ज़्यादा डिटेन करके नहीं रख सकती। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्या है? 59 क्या कहता है? डिस्चार्ज ऑफ ए पर्सन एप्रीहेंडेड। ठीक है, किसी व्यक्ति को डिस्चार्ज कर दिया जाएगा, जैसे किसी पे शक हुआ कोई मामला का, तो उस व्यक्ति को क्या कर सकता है कि कोई बॉन्ड वगैरह दे दिया, उसको बेल बॉन्ड पे उसको छोड़ दिया गया, जो सेक्शन 59 जनरली कहता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं 61। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बार पूछे गए हैं, आप याद रखना। ये चैप्टर में आपको देखने को मिल जाएगा, प्रोसेस टू कंपेल अपेरेंस, है ना। किसी व्यक्ति को कंपेल किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है अपेरेंस के लिए, मतलब सामने में आने के लिए। तो सेक्शन 61 देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्शन 61 किसकी बात करता है? फॉर्म ऑफ समन। कोई समन होगा, उसका फॉर्म कैसा होगा? क्लियर? जैसे आपको पूछ ले कि से फॉर्म ऑफ समन किस सेक्शन में दिया गया, तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 61 में। ठीक है, तो यहाँ से आपकी क्वेश्चन बार बार पूछा गया, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी टिक कर ले आप। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, नेक्स्ट क्या सेक्शन क्या इंपॉर्टेंट है? सेक्शन 62 समन्स हाउ सर्व। वो जो समन भेजा जाएगा ना, किस तरीके से भेजा जाएगा, उसकी प्रक्रिया बताया गया। तो सेक्शन 62 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको टिक कर ले आप। नेक्स्ट 63 सर्विस ऑफ समन्स ऑन। 63 उतना कोई खास नहीं है, रहने दीजिए, आप ऐसे देख लेना। आप 76 देखते हैं। हाँ, 76 में कहता है पर्सन अरेस्टेड टू बी ब्रॉट बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले। किसी व्यक्ति को अरेस्ट किया गया ना, उसको बिना देरी किए मजिस्ट्रेट के पास लाया जाएगा, जो सेक्शन 76 बोलता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। नेक्स्ट देखते हैं 82 में क्या है? प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन एब्सकॉन्डिंग। प्रोक्लेमेशन का मतलब क्या होता है? घोषणा करना। एब्सकॉन्डिंग का मतलब क्या? कोई व्यक्ति फरार है। तो उसके मामला में कोई व्यक्ति फरार हो गया, उसको मान लीजिए कि कोर्ट में हाजिरी के लिए ले जाया जा रहा था, वो व्यक्ति वहीं से भाग गया, तो उसके लिए घोषणा पत्र जारी किया जाएगा कि ये व्यक्ति फरार है। अगर किसी को मिले, अगर कहीं पे दिखे, तो उसको पकड़ के लाया जाएगा, उसके लिए वारंट भी इशू किया जाएगा। तो सेक्शन 82 में आपको जनरली ये दिया हुआ है। 83 देख लेते हैं। 83 क्या? अटैचमेंट ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ पर्सन एब्सकॉन्डिंग। अटैचमेंट का मतलब उसके संपत्ति को कुर्की जब्ती कर लेना। मान लीजिए उस व्यक्ति को नोटिस भेज दिया गया है कि तुम आकर के खुद को थाना में आकर, क्या बोलते हैं कि खुद को आकर सरेंडर करो, तो पुलिस के सामने आकर के आप खुद को हाजिर करो, नहीं तो तुम्हारा संपत्ति को क्या कर दिया जाएगा? अटैचमेंट कर दिया जाएगा। तो उसके संपत्ति को सेक्शन 83 के अंतर्गत अटैचमेंट किया जा सकता है। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 91। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, इस सेक्शन को भी आप टिक कर लीजिए। क्लियर? इसका आपको याद रहना चाहिए, जो आपका ऊपर वाला जो है ना, जो हेडिंग है चैप्टर 7 है, वो भी याद होना चाहिए। और क्या बोलते हैं, उसमें हेडिंग दिया हुआ प्रोसेस टू कंपेल द प्रोडक्शन ऑफ थिंग्स, है ना, कि किसी व्यक्ति को अटेंडेंस के लिए, पर्सनली अटेंडेंस के लिए भी कंपेल किया जा सकता है, और कोई प्रोडक्ट, क्या बोलते हैं कि कोई वस्तु, कोई एविडेंस, कोई कागज पत्र के लिए भी उस व्यक्ति को कंपेल किया जा सकती है कि उसको ला करके सामने में आप दिखाओ। तो सेक्शन 91 में क्या है? समन्स टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट्स और अदर थिंग। किसी व्यक्ति को समन भेजा जा सकता है सेक्शन 91 के तहत कि किसी डॉक्यूमेंट्स को प्रोड्यूस करो। प्रोड्यूस का मतलब आप लेके आओ, ठीक, या कोई डॉक्यूमेंट्स है या कोई विषय वस्तु, कोई वस्तु है। तो सेक्शन 91 से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है? 61 में हम लोग देख रहे थे कि समन्स का फॉर्म होगा, समन कैसे भेजा जाएगा, तो वो पर्सन के बारे में बात किया जा रहा है। लेकिन सेक्शन 91 में क्या है? किसी डॉक्यूमेंट्स या किसी थिंग्स की बात की जा रही है। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 93। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन सर्च वारंट में भी इशू। सेक्शन 93 बताता है कि सर्च वारंट कब इशू किया जा सकता है। क्लियर है? कि मान लीजिए कहीं पे सर्च करना है पुलिस को, तो उसको सर्च वारंट चाहिए होगा। आप फिल्म वगैरह में भी देखते होंगे, पुलिस आके कहता है कि आपके घर के लिए सर्च वारंट है, आपको घर में सर्च करेंगे हम। तो सेक्शन 93 में जनरली कहता है कि कब सर्च वारंट इशू किया जा सकता है। तो ये तो ऊपर ऊपर का चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप अंदर का थोड़ा बहुत कंटेंट देख लेना। लेकिन यहाँ से अगर क्वेश्चन 93 से आए तो आपको क्वेश्चन मिला हो, आप वहाँ पे टिक कर दो। क्लियर है?
नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 100। देख लीजिए क्या है सेक्शन 100 क्या कहता है, पर्सन इन चार्ज ऑफ क्लोज्ड प्लेस टू अलाउ सर्च whenever any police liable to search or inspection under this chapter is closed, any person residing or being charged of such place shall be demand of the officer or the person executing the warrant and the production of the warrant allow him to free ingress thereto and afford all reasonable facilities for search therein। इसी जैसे कि मान लीजिए कोई पुलिस का अफसर कहीं पे सर्च करने गया और कुछ व्यक्ति वहाँ पे मतलब कि फंस गए हैं, तो उस व्यक्ति को बाहर निकाला जाएगा कि ठीक है आप लोग बाहर चले जाइए, इस जगह को हम सर्च करेंगे। क्लियर है? जैसे देखते होंगे ना कहीं कहीं पे कोई चोर डकैत वगैरह डाकू वगैरह कहीं पे घुस गया, तो वहाँ पे सारे व्यक्ति जो फंसे हुए हैं उसको मतलब कि फ्रीली मूव करने के लिए, बाहर जाने के लिए रास्ता वगैरह दिया जाएगा। जनरली सेक्शन 100 यही कहता है। क्लियर है? तो इतना कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन सेक्शन 100 आप देख लीजिएगा। सेक्शन नेक्स्ट आते हैं चैप्टर 8 में, सेक्शन 106। यहाँ से क्वेश्चंस बहुत बार पूछे गए हैं, आप ध्यान रखिएगा। तो सेक्शन 106 क्या कहता है, देखिए जब सेक्शन क्या बोलते हैं चैप्टर 8 देखेंगे सीआरपीसी का ना, आपको ये भी याद रहना चाहिए कि चैप्टर 8 के अंतर्गत क्या कहा गया। क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ रहे सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस एंड फॉर गुड बिहेवियर अंडर विच चैप्टर, तो आपको याद होना चाहिए चैप्टर 8 में है। क्वेश्चन यहाँ से भी इस तरीके से पूछे गए हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो सेक्शन 106 देख लीजिए आप, जिसमें बात करता है सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस ऑन कन्विक्शन। कोई कन्विक्शन पर्सन है, उससे सिक्योरिटी लिया जाएगा, किससे, किसके लिए, शांति सुरक्षा को भंग नहीं करे उस चीज़ के लिए उससे क्या किया जाएगा, सिक्योरिटी लिया जाएगा। क्लियर है? 107 देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये किस चीज़ के लिए, सिक्योरिटी फॉर कीपिंग द पीस इन अदर केसेस। कुछ दूसरे मामला में अगर पुलिस को क्या करना है, किसी व्यक्ति से सिक्योरिटी लेना है ना, एक बॉन्ड लेना है कि आप क्या बोलते हैं एक सिक्योरिटी दो, क्या ऐसा मामला दोबारा नहीं होना चाहिए, तो 107 के अंतर्गत क्या कर सकते हैं, उससे सिक्योरिटी ले सकते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन क्या है, 110। इस सेक्शन को भी आप क्या बोलते हैं कि टिक कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सिक्योरिटी फॉर गुड बिहेवियर फॉर हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल ऑफेंडर का मतलब क्या होता है ना, कोई व्यक्ति एक ही अपराध को बार बार कर रहा है, उसी को हैबिचुअल ऑफेंडर कहते हैं। तो उस व्यक्ति को क्या, कि उस व्यक्ति से क्या लिया जा रहा है, सेक्शन 110 के अंतर्गत सिक्योरिटी लिया जा रहा है। किस चीज़ के लिए, गुड बिहेवियर के लिए। किस व्यक्ति से, जो हैबिचुअल ऑफेंडर है, जो अपराध बार बार कमिट कर रहा है, उसी को क्या कहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर। हैबिचुअल क्यों, क्योंकि उसकी आदत ही हो गई है, वो अपराध बार बार कर ही रहा है, उसका आदत सा हो गया, इसीलिए उसको क्या कहते हैं, हैबिचुअल ऑफेंडर। नेक्स्ट देखते हैं, सेक्शन 125 में आ जाते हैं। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है क्वेश्चन आपको। देखिए ये जनरली मेंटेनेंस से रिलेटेड बात करता है। तो ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट, अगर आपको पूछ ले कि सेक्शन 125 सीआरपीसी का क्या डील करता है, तो आपको याद होना चाहिए हेडिंग, ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस ऑफ वाइफ, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स। सेक्शन 125 देखिए, आप सीधे आ जाओ सेक्शन 125 में आ जाओ, आपको अंदर की चीज़ें अगर वो कुछ पूछ रखा है तो आप देख लो, मिला लो, वहाँ पे आपको कंटेंट देखने को मिल जाएगा। ये बेयर एक्ट में ना चीज़ें खोजने की सबसे आसान तरीका है। अगर आपको दिख जाए मेंटेनेंस, तो सेक्शन 125 में आ जाओ। क्लियर है? अगर आपको क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट सेक्शन नहीं दे रखा है, अंदर की मेंटेनेंस, अंदर की कुछ चीज़ दे रखी है, जैसे वाइफ का मेंटेनेंस क्या होगा कि नहीं होगा, चिल्ड्रन का किस किस का मेंटेनेंस हो सकता है, तो आप सेक्शन 125 में आ जाओ, आपको कंटेंट आपको देखने को मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेक्शन 126 देख लेते हैं। क्लियर? एक क्वेश्चन ये भी मेंटेनेंस से पूछा गया था कि किस अमेंडमेंट के द्वारा 500 से लेकर के इंक्रीज कर दिया गया था मेंटेनेंस को। तो आप अमेंडमेंट को भी देख लेना सेक्शन 125 से, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए थे। क्लियर है? नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 126। सेक्शन 126 प्रोसीजर की बात करती है, जो मेंटेनेंस जो मिलेगा ना, उसकी प्रक्रिया क्या क्या होगी। क्लियर? तो जनरली याद रखिएगा सेक्शन 125 में मेंटेनेंस की बात है, किस किस का, वाइफ, चिल्ड्रंस और क्या बोलते हैं कि अनमेरिड डॉटर्स और पेरेंट्स, इसकी मेंटेनेंस की बात की गई है। और सेक्शन 126 में क्या है, वो मेंटेनेंस कैसे मिलेगी, उसकी क्या प्रक्रिया है, सेक्शन 126 में बात किया गया है। तो इस सेक्शन को भी टिक कर लो, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट,
154, जब आप चैप्टर क्या बोलते हैं कि ये क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर्स टू इन्वेस्टिगेशन देखेंगे ना कि एफआईआर वगैरह रिलेटेड मामला, तो सेक्शन 124 क्या, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस। कॉग्निजेबल केस क्या, जिसमें 3 साल का ज़्यादा सजा हो। तो ये याद रखिएगा कि केस की बात कर रहा है, इन्फॉर्मेशन इन कॉग्निजेबल केसेस की बात कर रहा है, सेक्शन 125। क्लियर है, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, सेक्शन 100 क्या बोलते हैं 26 156 सॉरी, पुलिस ऑफिसर पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल केसेस। सेक्शन 156 के अकॉर्डिंग पुलिस ऑफिसर को पावर क्या है कि वो कॉग्निजेबल केसेस में क्या कर सकता, इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इन्वेस्टिगेट अर्थात मतलब छानबीन कर सकता है वो 156 उसको अधिकार देता है। क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन देख लेते हैं 160, पुलिस ऑफिसर पावर टू रिक्वायर अटेंडेंस ऑफ विटनेस। पुलिस ऑफिसर के ये पास पावर है कि वो क्या बोलते हैं विटनेस को अटेंडेंस के लिए क्या बोलते हैं कि ऑर्डर वगैरह दे सकते हैं। क्लियर है कि जो गवाह है उसको अटेंडेंस होने बोलो। तो 160 के अंतर्गत पुलिस क्या कर सकती है, उसके क्या कर सकती है, अटेंडेंस को विटनेस होने के लिए, विटनेस को क्या बोलते हैं अटेंडेंस होने के लिए बोल सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 164, इसमें एक सेक्शन मिसिंग है जो आपको 161 जो मैंने इसमें नहीं लिखा है, आप इसको तो टिक कर ही लो, इससे क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। क्लियर, सेक्शन 161 से क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो सेक्शन 61 क्या कहता है, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय पुलिस। किसी विटनेस का, किसी गवाही का एग्जामिनेशन किया जाएगा, किसके द्वारा, पुलिस के द्वारा। सेक्शन 161 यही बोलता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 164, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर लो। रिकॉर्डिंग ऑफ कन्फेशन एंड स्टेटमेंट, किसी व्यक्ति का क्या किया जा रहा है, रिकॉर्डिंग किया जा रहा है, किसको, कन्फेशन को और स्टेटमेंट को। कन्फेशन को क्या कि कोई व्यक्ति कन्फेस कर रहा है, जनरली कन्फेशन किस चीज़ को करेगा कि कोई व्यक्ति अपराध किया उस चीज़ को कन्फेशन करेगा, कन्फेशन जनरली क्रिमिनल केस में होता है। और किसी व्यक्ति के स्टेटमेंट को, किसी के कथन को या किसी के कन्फेशन को रिकॉर्ड किया जा रहा है, किसके द्वारा, 164 का। आप जनरली सुनते होंगे ना 164 का बयान, 164 सुनते होंगे ना जनरली। तो उसी में क्या होता है कि कन्फेशन और स्टेटमेंट को रिकॉर्ड किया जाता है, किसके द्वारा, एनी मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट और जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। क्लियर है। यहाँ पे पुलिस ऑफिसर के द्वारा रिकॉर्ड नहीं किया जा रहा कन्फेशन स्टेटमेंट को, किसके द्वारा, मजिस्ट्रेट के द्वारा और जुडिशियल मजिस्ट्रेट के द्वारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आते हैं सेक्शन 164A। सेक्शन 164A, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछा गया। तो मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ विक्टिम ऑफ रेप, जो विक्टिम ऑफ रेप होगा, किसी के साथ रेप कमिट हुआ, उसका मेडिकल एग्जामिनेशन किया जाएगा। तो सेक्शन 164A देखेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा। क्लियर है, ये भी इंपॉर्टेंट, इसको भी आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट है सेक्शन 165, सर्च बाय पुलिस ऑफिसर, किसी पुलिस के ऑफिसर के द्वारा सर्च किया जाएगा। सर्च मतलब खोजबीन किया जाएगा। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर ले। नेक्स्ट सेक्शन 167, नेक्स्ट सेक्शन क्या करा 167, प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। क्या बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन का जो क्या बोलते हैं प्रक्रिया है कि 24 घंटा के अंदर अगर कंप्लेन ना हो तो क्या क्या चीज़ें होंगी वो आपको इसके अंतर्गत देखने को मिल जाएगा। तो सेक्शन 167 से भी क्वेश्चन पूछे गए। क्लियर है। अब नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, सेक्शन 182। अब आते हैं जनरली सेक्शन 182 क्या कहता है, ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर एक्सेट्रा। कोई व्यक्ति अपराध कर रहा है, किसके द्वारा, बाय लेटर या एक्सेट्रा। ठीक है, तो इसमें क्या क्या कहा गया, देखिए, एनी ऑफेंस विच इंक्लूड्स चीटिंग में इफ एनी डिसेप्शन इज प्रैक्टिस बाय मीन्स ऑफ लेटर और टेलीकम्युनिकेशन मैसेज। देखिए या तो बाय लेटर या क्या बोलते हैं कि सोशल मीडिया के द्वारा कोई ऑफेंस कमिट किया गया, सेक्शन 182 इसकी बात करता है। क्लियर है। अगर आपको जैसे पूछा जाए कि ऑफेंस कमिटेड बाय लेटर या फिर टेलीकम्युनिकेशन अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी, तो आपको याद होना चाहिए सेक्शन 182 इसकी बात करता है। इसको टिक कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। नेक्स्ट सेक्शन 190, 190 देखते हैं, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय मजिस्ट्रेट। कि कॉग्निजेंस का मतलब क्या, संज्ञान लेना, ऑफेंस के अपराध मजिस्ट्रेट के द्वारा, किस मजिस्ट्रेट के द्वारा, तो सेक्शन 190 के अंतर्गत ये बात किया गया। क्लियर है,
ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। सेक्शन 192 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी टिक कर लीजिए। मेकिंग ओवर ऑफ केसेस टू मजिस्ट्रेट, मेकिंग ओवर करना किसको, केस को किसको, मजिस्ट्रेट को करना, सेक्शन 192 ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 195 ये भी देख लीजिए। ये जनरली पब्लिक सर्वेंट से रिलेटेड कोई ऑफेंस है उसका मामला है, सेक्शन 195। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, इतना कोई खास नहीं है, लेकिन आप इसको टिक कर लीजिएगा, क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आप आते हैं सेक्शन 200 में, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछे गए, आपको याद होना चाहिए। क्लियर। सेक्शन 200 देख लेते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट की बात करता है कि कोई व्यक्ति कंप्लेंट करेगा तो सेक्शन 200 के अंतर्गत कहता है कि किसी व्यक्ति कोई, मान लीजिए कि कोई व्यक्ति का कोई मामला वगैरह कोई पुलिस नहीं सुन रहा है, कोई एफआईआर नहीं लिख रहा है, तो एक व्यक्ति के पास दो रास्ते हो जाते हैं। किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध कमिट हुआ तो या तो वो व्यक्ति जाकर के लोकल थाना में जाकर के एफआईआर लिखाए, अगर वो पुलिस ऑफिसर उसका एफआईआर नहीं लिखता है तो वो कंप्लेंट कर सकता है मजिस्ट्रेट के पास। तो सेक्शन 200 देखेंगे तो 200 किसकी बात करती है, एग्जामिनेशन ऑफ कंप्लेंट। अगर हम चैप्टर के अंदर देखेंगे क्या कंटेंट है, कंप्लेंट टू द मजिस्ट्रेट, कि शिकायत करना है किसको, मजिस्ट्रेट के पास। तो ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको भी आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट क्या है, सेक्शन 205। सेक्शन 205 क्या कहता है, मजिस्ट्रेट में डिस्पेंस विद पर्सनल अटेंडेंस ऑफ एक्यूज। मजिस्ट्रेट क्या कर सकती है, छूट दे सकती है किसको, किसी व्यक्ति को, अपराधी को पर्सनल अटेंडेंस से। क्या कहता है, व्हेनेवर ए मजिस्ट्रेट इशू ए समन्स, जब कभी भी कोई मजिस्ट्रेट क्या करे, समन्स इशू करेगा, ही मे इफ ही सीज रीजन so to do dispense with the personal attendance of accused and permit him to appear by his pleader। कभी कभी देखते होंगे नोटिस आता है, उसमें लिखा होगा या तो आप खुद आ जाओ या अपने वकील को भेज दो तो भी काम चल जाएगा। ये प्रोविजन सीआरपीसी के सेक्शन 205 में दिया गया। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 206, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए। स्पेशल समन्स इन केस ऑफ पेटी ऑफेंस, है ना, स्पेशल समन्स भेजा जाएगा। कोई छोटा छोटा पेटी ऑफेंस होता है ना, छोटे छोटे अपराध, है ना, इसके अंतर्गत भेजा गया कि मान लीजिए किसी व्यक्ति ने अपराध किया, समन भेजा कि आप फाइन वगैरह दे दो, तो वो व्यक्ति क्या हो सकता है, बाय पोस्ट भी फाइन भेज सकता है। छोटे छोटे अपराध है, इसमें क्या लंबा मामला चलाया जाएगा। नेक्स्ट देख लीजिए आप सेक्शन 209, कमिटमेंट ऑफ केस टू कोर्ट ऑफ सेशन व्हेन ऑफेंस इज ट्राइबल एक्सक्लूसिव राइट। कमिटमेंट करना, है ना, कि किसको, कोर्ट ऑफ सेशन को, कि पूरा का पूरा वो मामला क्या किसके द्वारा चलाया जाएगा, क्या बोलते हैं, सेशन कोर्ट के द्वारा। तो वो क्या किया जाएगा, उसको कमिटमेंट कर दिया जाएगा, ऊपर भेज दिया जाएगा। क्लियर है। सेक्शन 209 ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी देख लीजिएगा आप। अब आते हैं नेक्स्ट सेक्शन 211, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, जो चार्ज से रिलेटेड है। कंटेंट ऑफ चार्ज बताता है सेक्शन 211, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको आप टिक कर लीजिए। नेक्स्ट देख लीजिए सेक्शन 216। सेक्शन 216 के अंदर बोला गया है कि कोर्ट में अल्टर चार्ज, कोर्ट क्या कर सकती है, उसके पास पावर है क्या, वो अल्टर कर सकती है, लेकिन बिफोर प्रोनाउंसमेंट ऑफ जजमेंट, जजमेंट देने से पहले, जजमेंट देने के बाद चार्ज को अल्टर नहीं किया जा सकता बाय द कोर्ट, ये याद रखिएगा आप। ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा कि किस सेक्शन के अंतर्गत कोर्ट को पावर है कि वो चार्ज को अल्टर या एडिशन कर सकता है। तो सेक्शन 216 आपको याद होना चाहिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप टिक कर ले। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 223 भी देख लीजिएगा। कहता है व्हाट पर्सन में भी चार्ज जॉइंटली, किस व्यक्ति को, मतलब जॉइंटली, जैसे एक व्यक्ति के साथ दूसरे व्यक्ति का भी मामला एक साथ जॉइंटली ट्रायल चलाया जाएगा। तो सेक्शन 223 ये बताता है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 239। ठीक है। सेक्शन 239 में क्या कह रहा है, पहले तो हम लोग समन केस का देख लिए थे, अब वारंट केस का देख लेते हैं। इसके अंतर्गत क्या कह रहा है, व्हेन एक्यूज शेल बी डिस्चार्ज, एक्यूज मतलब अपराधी, डिस्चार्ज मतलब उसको चार्ज से मुक्ति कर देना। तो सेक्शन 239 देखेंगे, यहाँ पे आपको ये टर्म देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। अगर ज़्यादा डीपली में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, अभी बहुत सारे सेक्शन पड़े हुए हैं बताने को। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन 252। सेक्शन 252 में क्या बोलता है, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी, है ना, किसी व्यक्ति को अगर वो बोल दिया कि हाँ मैंने अपराध किया तो उसको कन्विक्ट कर दिया जाएगा। क्लियर है। सेक्शन 252 जनरली ये बात करता है। सेक्शन 253 देखते हैं, कन्विक्शन ऑन प्ली ऑफ गिल्टी इन एब्सेंस ऑफ एक्यूज इन पेटी केसेस। क्लियर है। किसी व्यक्ति को कन्विक्शन ठहरा देगा कि उस व्यक्ति ने क्या बोलते हैं कि अपराध किया है इन एब्सेंस ऑफ पेटी केसेस। क्लियर है कि मान लो छोटे मोटे मामला में कि वो एक्यूज क्या है, एब्सेंस है, वो नहीं है, तो उसको कन्विक्शन ठहराया जा सकता है छोटे मोटे मामला में। क्लियर। 255 देख लेते हैं सेक्शन क्या कहता है,
एक्विटल और कन्विक्शन, या तो व्यक्ति को मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक्विट करेगा या फिर कन्विक्ट करेगा। ये दो टर्म सेक्शन 255 में देखने को मिल जाएगा। 256 देख लेते हैं। नॉन अपेरेंस और डेथ ऑफ कंप्लाइनेंट, है ना, कि मान ली कि जो कंप्लाइनेंट था उसका डेथ हो गया, नॉन अपेरेंस के बारे में बात कर रहा है, तो सेक्शन 256 इसकी बात करते हैं। क्लियर है। ये सारे सेक्शन जो बता रहा हूँ मैं, ये सारे सेक्शन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रीवियस 10 साल के क्वेश्चन को मैं एनालाइज करके बता रहा हूँ। इस सेक्शन को आप टिक कर लो, यहाँ से क्वेश्चन 110% आएंगे ही आएंगे। नेक्स्ट देखते हैं 260। 260 क्या बोलता है, पावर टू ट्राई समरीली, मतलब किसी केस को मतलब कि जल्दी से निपटा देना है, इसकी बात करता है। समरी ट्रायल की बात करता है। समरी ट्रायल चैप्टर है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए सेक्शन 260। 261 देख लीजिए आप, समरी ट्रायल बाय मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास, जो मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होंगे उसके द्वारा समरी ट्रायल चलाया जाएगा। 261 में बात की गई है। 265 देखते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। लैंग्वेज ऑफ रिकॉर्ड एंड जजमेंट, है ना, वो जो जजमेंट होगा उसकी रिकॉर्ड होगा, उसका लैंग्वेज क्या होगा, वो अगर पूछ ले कि लैंग्वेज ऑफ द कोर्ट से किस सेक्शन में बात किया गया, तो 265 आप देख लेंगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं सेक्शन, इंपॉर्टेंट क्या है, 273, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए। 273 क्या कहता है, एविडेंस टू बी टेकन इन प्रेजेंस ऑफ एक्यूज्ड, वो जो साक्ष्य लिया जाएगा ना, सबूत जो लिया जाएगा ना, किसके सामने लिया जाएगा, एक्यूज के सामने लिया जाएगा। कौन एक्यूज, मतलब कौन, जिस व्यक्ति ने अपराध कमिट किया है। सेक्शन 273 इसी की बात करता है, इसको भी टिक कर ले, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया। अब नेक्स्ट आते हैं सेक्शन 300। सेक्शन 300 किसकी बात करता है, पर्सन वंस कन्विक्टेड और एक्विटेड नॉट टू बी ट्राइड फॉर सेम ऑफेंस, कोई व्यक्ति कन्विक्टेड हो गया, क्या उसको छोड़ दिया गया, तो उसको सेम अपराध के लिए ट्राइड नहीं किया जाएगा। जो डबल जो पार्टी आर्टिकल्स 20 में दिया गया ना कॉन्स्टिट्यूशन, तो आप सेक्शन 300 से आप जोड़ करके देखो, सेम प्रोविजन आपने को देखने को मिलेगा। क्लियर। सेक्शन 300 से सेक्शन 300 सब सेक्शन 1 से भी क्वेश्चन पूछा गया है। क्लियर है। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब आते हैं डायरेक्ट अब जो सेक्शन मैं आपको बताने जा रहा हूँ, यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बार बार पूछा गया, तो इन सेक्शंस को आप स्किप मत करना, आप इस सारे सेक्शन को आप टिक कर ले आप। चलिए 436 में क्या क्या आ गया, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, मतलब किस केस में बेल लिया जा सकता है। क्लियर। तो प्रोविजन एज टू बेल बॉन्ड की अगर बात करें तो आपको ये सेक्शन 436 से स्टार्ट होता है। तो 436 में क्या गया, इन व्हाट केसेस बेल टू बी टेकन, 436 में बताया गया। आप इसको भी टिक कर ले, यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए। और नेक्स्ट देखते हैं 436A। 436 से क्या कहता है, मैक्सिमम पीरियड फॉर विच एन अंडर ट्रायल प्रिजनर कैन बी डिटेन, मतलब कि मैक्सिमम पीरियड जो होगा, जो अंडर ट्रायल प्रिजनर होगा उसको डिटेन किया जाएगा मैक्सिमम पीरियड के लिए। तो 436 से इसकी बात करता है। नेक्स्ट देख लेते हैं 438। 438 किसकी बात करता है, डायरेक्शन फॉर ग्रांट और बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, मतलब कि क्या बोलते हैं, डायरेक्शन फॉर ग्रांट ऑफ बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट, किसी व्यक्ति को मतलब शक के आधार पर अरेस्ट किया गया तो उसको बेल के लिए डायरेक्शन दिया जाएगा, जो आपको 438 ये बात करता है। क्लियर है। मैं ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, अगर अंदर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा वीडियो में। ये सारे सेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप इसको टिक कर लीजिए। क्लियर है। 446A देख लेते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आप 446A को भी टिक कर लें। कैंसिलेशन ऑफ बॉन्ड एंड बेल बॉन्ड, मतलब ये क्या बोलते हैं कि 446 के अंदर बोला गया कि किसी व्यक्ति का बॉन्ड और बेल बॉन्ड को कैंसिलेशन किया जा सकता है। यहाँ से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए। क्लियर है। 461 से भी क्वेश्चन बार बार पूछे गए, इसको भी आप टिक कर लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 461 क्या है, इरेगुलरिटीज विच वाइटिएट प्रोसीडिंग, ये 461 के अंदर दिया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी पूछा गया। 465 से भी पूछा गया, इसको भी आप टिक कर लीजिए। और क्या बोलते हैं कि 468 से भी क्वेश्चन पूछा गया इसके अंतर्गत। और आप याद रखिएगा
कि आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीआरपीसी अमेंडमेंट जो होगा, सीआरपीसी के अंदर अमेंडमेंट किया जाएगा वो किस लिस्ट में है, यूनियन लिस्ट में है, कंकरेंट लिस्ट में है या फिर स्टेट लिस्ट में है। तीनों ऑप्शन दे देगा या फिर नन ऑफ एबव दे देगा। तो आपको याद रखना है कि सीआरपीसी में अमेंडमेंट कर सकता है, कंकरेंट लिस्ट के अंदर दिया गया, स्टेट भी कर सकता है और सेंटर भी कर सकता है। क्लियर है। और जो सीआरपीसी का अमेंडमेंट हुआ था 2013 में, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप याद रखिएगा, सेक्शन क्या बोलते हैं कि क्या बोलते हैं 2013 का अमेंडमेंट से क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। मैंने आपको इस वीडियो में बहुत ही बारीकी तरीके से प्रीवियस ईयर के 10 साल के सीआरपीसी के क्वेश्चन के सेक्शंस बताया कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। जितने भी सेक्शन मैंने आपको बताया, आप उसको टिक कर लीजिए, वो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप डायरेक्ट लेके जाना, विदाउट नोट्स वाले डायरेक्ट लेके जाना, वही अलाउ है एआईबी के एग्ज़ाम में। अदरवाइज़ आप नोट्स वाले डायरेक्ट लेके जाएंगे, वो अलाउ नहीं किया जाएगा, ये याद रखिएगा। क्लियर है। तो अगर आपने क्या बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के 10 साल का प्रीवियस क्वेश्चन का एनालिसिस नहीं देखा है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख लीजिए, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ देख लीजिए। इसी तरीके से मैं कंटिन्यू एविडेंस, आईपीसी और क्या बोलते हैं जहाँ से लगभग 10-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं उसका लगभग मोटा मोटी वीडियो बना दूंगा, ताकि आप उससे पता चल जाएगा कि क्वेश्चन बार बार कहाँ से पूछा जाए। लास्ट टाइम में जब क्या बोलते हैं 1 सप्ताह एग्ज़ाम का बचेगा, तो मैं आपको लास्ट ईयर के क्वेश्चंस को एक वीडियो बनाकर मैं दिखा दूंगा कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपका भी टेंशन कम हो जाएगा कि ऐसा क्वेश्चन आता है। क्लियर है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिल सके, जो अपडेट्स होंगे वो आपको मिलते रहेंगे। तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। अभी मैं AIB 18 के स्पेशल क्लास को कंटिन्यू कर रहा हूं, जिसमें मैं आपको बता रहा हूं कि कहां कहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्योंकि स्टूडेंट्स के पास ये कन्फ्यूज़न रहता है कि 20 सब्जेक्ट है, क्या पढ़े क्या ना पढ़े। पॉसिबल तो है नहीं, क्या क्या पढ़ेंगे। आप ये भी याद रखिए, कभी कभी क्वेश्चन होता है ना कि अंदर का जो होता है ना 2-3 एक लाइन क्या बोलते हैं कि क्लास को उठा करके दे देता है, पूछ लेता है किस सेक्शन से। वहाँ पे स्टूडेंट क्या होता है ना, घबरा जाता है। लेकिन उसको टिक करने का, नंबर पाने का आसान तरीका है कि उसके अंदर आप एक कीवर्ड ढूंढो जो आपको पता चल जाए, हाँ ये कॉग्निजिबल ऑफेंस की बात करता है। तो कॉग्निजिबल ऑफेंस कहाँ कहाँ है आपको याद होगा, वहाँ जाके आप उसको सर्च कर लोगे, तो ऐसे भी कन्फ्यूज़न आपके दूर हो जाएंगे। मैं पे नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तो उसमें आपको सारा चीज़ डिटेल में पता चल जाएगा। तो जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं उसका मैं वीडियो बनाऊंगा AIB के, जो आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए, आप उस सेक्शंस को पढ़ लेना, टिक कर लेना, वो आपको काम आएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आर इन लो क्लासेस।